एवलांच की चपेट में आई कई लोग, बर्फ का तूफान आने से मचा हड़कंप, कई प्रशिक्षकों की हुई मौत, जांबाजों की टीम कर रही राहत बचाव का कार्य। देहरादून में डेंगू की मरीजों की संख्या हुई कम, पहले की अपेक्षा कम हुए डेंगू के मरीज की संख्या, कई क्षेत्रों में नगर निगम विभाग की तरफ से की जा रही है फॉगिंग। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जताया अनुमान, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की है संभावना, कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, लोगों को सतर्क रहने की दी गई है सलाह। चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि हुई घोषित, विजयादशमी के मौके पर तिथि हुई घोषित, भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट किए जाएंगे बंद। और शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम, पौड़ी गढ़वाल में बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में कई लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को डोकरानी बामक ग्लेशियर में मंगलवार को एवलांच हो गया है। इस दौरान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई प्रशिक्षकों के हाथाहाथ होने की सूचना भी मिली है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने यह बताया कि द्रौपदी का डंडा क्षेत्र में कई लोगों का दल जो है वो प्रशिक्षण के लिए गया था और इस दौरान अचानक एवलांच हो गया, जिससे कई प्रशिक्षकों की मौत हो गई और साथ ही कई प्रशिक्षक जो है वो अब भी फंसे हुए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि में आपदा का कसर खत्म नहीं हुआ था कि फिर से उत्तरकाशी में आए एवलांच ने तबाही मचा दी। बता दें कि देवभूमि में आए दिन आपदा अपना कहर बरपाती तो है, तो वहीं दूसरी ओर आपदा की पीड़ा खत्म नहीं हुई कि अब एवलांच ने तबाही मचा दी। बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला 58 पर्वतारोहियों का दल मंगलवार सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ गया। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम में 44 प्रशिक्षुओं, 8 प्रशिक्षकों सहित कुल 58 लोगों का दल 14 सितंबर को एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए निकला था। 25 सितंबर को ये दल डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में द्रौपदी का डांडा चोटी के बेस कैंप में पहुंचा। वहां से सभी चोटी के आरोहण के लिए 5670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप 1 में पहुंचे। मंगलवार को दल द्रौपदी का डांडा चोटी 5771 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन कैंप 1 में लौटते समय करीब 8:45 पर दल भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसकी सूचना उत्तरकाशी स्थित नीम के रजिस्ट्रार विशाल रंजन को मिली। उन्होंने डीएम अभिषेक रुहेला को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद डीएम ने तत्काल सरकार से मदद मांगी। इसके बाद सहारनपुर स्थित सरसावा एयरपोर्ट से वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर रवाना हुए। बाद में एक हेलीकॉप्टर बरेली एयरबेस भी रवाना हुआ। वहीं देहरादून से भी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। देर शाम द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में मौसम खराब हो गया और बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। डीएम ने बताया कि 4 शव बरामद किए गए हैं, जबकि वायुसेना और एसडीआरएफ ने 26 लोगों को बचा लिया है। सूत्रों का कहना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। डीएम अभिषेक रुहेला के अनुसार मौसम खुलने के बाद दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल उत्तरकाशी एवलांच हादसे में हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण 41 पर्वतारोही प्रशिक्षक फंसे हुए थे। द्रौपदी का डांडा शिखर पर हिमस्खलन के बाद से ये लापता हुए। पर्वतारोहियों में 14 सदस्यों का रेस्क्यू हो चुका है। वहीं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम भी उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। अब ये टीम हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करेगी। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है।
अब हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जांबाज मोर्चा संभालने जा रहे हैं। ये गुलमर्ग और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध करने में पारंगत होते हैं। उसके 15 जांबाज की टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। ये टीम सेना को भी ग्लेशियर में कैसे बचाव करना है इसकी ट्रेनिंग देती है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम में कुल 15 सदस्य है। इनके हाथों में रेस्क्यू की कमान सौंपी जाएगी। ये सभी बुधवार देर रात देहरादून पहुंचे थे। टीम के पास ग्लेशियरों के बीच ट्रैकिंग का बड़ा अनुभव है, जो कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा DKD 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन में लापता पर्वतारोहियों को तलाश और बचाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद का अनुरोध किया। उनके अनुरोध के फौरन बाद एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुट गए। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहियों को सकुशल बाहर निकालने के लिए नीम की टीम के साथ जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना व ITBP के जवान तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। फिलहाल इस घटना पर हर किसी की नजर है। वहीं इसमें राहत और बचाव के लिए जांबाजों को लगाया गया है। सीएम धामी पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से वार्ता कर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद लेने के लिए अनुरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने हमें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त किया है और सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो एवलांच के कारण उत्तराखंड में ये जो है प्रशिक्षकों की मौत हुई है और ये पूरा जो मामला था उत्तरकाशी के डोकरान का था। डोकरानी बामक ग्लेशियर का था, जहां मंगलवार को एवलांच की चपेट में आने से जो प्रशिक्षक थे उनकी मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे डेंगू की। डेंगू का डंका अब राजधानी देहरादून में लगातार जो है वो अब कम होता जा रहा है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू स्थिति में काफी ज्यादा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती ने कहा कि हमारे ये डेंगू के 800 केस थे, 351 डेंगू के मरीज पूरी तरह से अब ठीक हो चुके हैं। तो वहीं डेंगू के 150 से ज्यादा मरीज देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में अभी भर्ती है। उन्होंने कहा कि डेंगू के केस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम टीम और साथ ही आशा वर्कर्स इनमें लगातार काम भी कर रही है और देहरादून के क्षेत्रों में नगर निगम विभाग की तरफ से फॉगिंग भी लगातार करवाई जा रही है। डेंगू के कल तक 35 मरीज थे और डेंगू के केस में लगातार कमी देखने को मिली है। देखिए, हम तो देहरादून ज़िले की बात करते हैं। तो देहरादून ज़िले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे और इसमें से जो हैं 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। और इसमें 154 केसेस लगभग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं अलग अलग। और इसमें कल जो थे 39 केसेस भर्ती हुए थे अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में। और जो कल केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए थे वो करीब 35 थे। इससे पहले कुछ दिन पहले तक हमने देखा था कि ये जो केसेस थे लगभग 72 केसेस भी एक दिन रिकॉर्ड किए गए थे। और ऋषिकेश में हम देख रहे थे कि चंद्रेश्वर नगर और जो चंद्रभागा के आसपास का इलाका है वो बैडली अफेक्टेड था। और देहरादून में अगर देखें शहर में तो यहाँ पर रिस्पना के आसपास राजीव नगर, अपर राजीव नगर और उससे लगता हुआ जो नेहरू कॉलोनी वगैरह है, इस इलाके में ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे थे। तो आपको बताएं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब जो डेंगू के केस है उसमें लगातार कमी देखने को मिली है। कुछ दिन पहले डेंगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में बढ़ रहा था, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में सुधार देखने को मिला है और पहले की अपेक्षा में डेंगू के जो मरीजों की संख्या थी उसमें भी कमी दर्ज की गई है।
तो वहीं उत्तराखंड में मौसम भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सरकार, शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगले 3 दिन तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं मध्यम से हल्की बारिश के अनुमान और आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है और मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने और साथ ही पहले से ही संभावित आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग और विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह का यह कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने आगे कहा कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए नदियों नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं उसका खामियाजा आम जनता को ना पड़े, इसलिए सतर्क रहने के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पहले ही दे दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में भारी बारिश होती है और पहले से अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। इस कारण से अब सतर्क रहने की सलाह 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। थोड़ा सा हाई अलर्ट है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अब हाई अलर्ट है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली चिंता लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि अक्टूबर में होता है तो आशंका ये होती है कहीं क्लाउड बर्स्ट न हो जाए। तो हमारी पूरी टीमें हाई अलर्ट पे है और जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे एनडीआरएफ की टीम पौड़ी गई थी तो उनको भी पौड़ी में ही रोक दिया गया कि हाई अलर्ट है, तो उसको देखते हुए आप पौड़ी में ही अभी रहें 2 दिन और। तो इस तरह से हम टीमों को डिप्लॉय कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ रहनी चाहिए या टीम कम है आदमी, तो वहाँ पर हम इस तरह से डिप्लॉय कर। तो वहीं विजयादशमी के पावन पर्व पर शीतकाल के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और साथ ही बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद करने की तिथि अब घोषित कर दी गई है। इस बार 3 मई को गंगोत्री और साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 4 धाम में लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं विजयादशमी के मौके पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि भी अब घोषित कर दी गई है। अन्नकूट पर्व पर 26 अक्टूबर को गंगोत्री, भैया दूज पर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को पंचांग देखकर शीतकाल के लिए होने वाली कपाट बंदी का समय तय किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर 12:01 पर बंद किए जाएंगे। धाम से मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा 12:05 पर शीतकालीन पड़ाव यानी कि मुखी मठ के लिए रवाना होगी, जो कि एक दिन लंका स्थित भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन मुखबा पहुंचेगी। यमुनोत्री पुरोहित ने बताया कि धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भैया दूज पर 12:09 पर सर्व सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे। मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन पड़ाव खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। तो वहीं बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद
नबूदरी और साथ ही धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा कर दी है। तो अगर आप उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दर्शन कर लें, क्योंकि अब जल्द ही चारों धामों के जो कपाट हैं वो बंद होने वाले हैं। केदारनाथ जी का जो कपाट भैया-दूज का दिन शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसका बाद भगवान द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का कपाट 18 नवंबर को ब्राह्मण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में कपाट बंद हो जाएगा। उसके बाद उसी दिन रात को विश्राम भंडार, द्वितीय दिन राशि, तृतीय दिन गिरिया और चौथा दिन ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का स्थान हो जाएगा। उसी दिन बाबा मधमेश्वर जी का मेला भी होगा। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बताएं कि पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल इलाके में कोटद्वार रिखवी खाल बोरी खाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नयार नदी की घाटी में जा गिरी। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी की खुशियों के बीच मची चीख पुकार से हर कोई हैरान हो गया। आपको बता दें कि देवभूमि से बस चालक की लापरवाही की भेंट 33 जिंदगियां चढ़ गई। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल इलाके में कोटद्वार रिखणी खाल बीरोखाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर नदी की घाटी में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। साथ ही इस बस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बस में सवार कई लोग घायल हो गए। बता दें कि पौड़ी के कांडा गांव के लिए यह बारात निकली थी। हर कोई दुल्हन लाने के लिए उत्सुक था। बारात में बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। बस में 45 से अधिक बाराती सवार थे। इसमें कई बच्चे भी थे। बारात की बस दुल्हन के घर पहुंचने से पहले ही सिमड़ी बैंड के पास चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में समा गई। बस की कमान का पट्टा टूटने से हादसा हुआ है। बस हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। वहीं हादसे के बाद रेस्क्यू चला। बस में सवार हताहत बारातियों की सुबह तक सही जानकारी नहीं मिल सकी, जिससे गांव में पूरी रात लोग सो नहीं पाए। हर कोई अपनों की सलामती की दुआ करता रहा। वहीं एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने बताया है कि हादसे में 33 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 18 लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई है। मृतकों में 16 बाराती लालढांग, गांजीवाली और रसूलपुर के हैं, जबकि बाकी मंडावली और दूल्हे के रिश्तेदारी के हैं। लालगढ़ में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार है। ग्रामीण अपनों के शव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोर्चा संभाल लिया। वे रात में ही राज्य सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएम धामी ने घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीरोखाल बस हादसे में घायल हुए मरीजों से कोटद्वार बेस अस्पताल मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हादसे में मरे लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने और जिले के अधिकारियों से लगातार संपर्क रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि शासन स्तर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई, ताकि इस हादसे में पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मिल सके। उत्तराखंड में पहाड़ों पर सफर करना खतरनाक है। यहाँ कभी खराब रास्ते तो कभी ड्राइवर की लापरवाही जानलेवा साबित होती है। आए दिन ऐसे कई बस हादसे जैसे मामले सामने आते रहते हैं।
जिससे कई जिंदगियां खत्म हो जाती है। व्यवस्था हो, यहाँ से लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई है उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। नहीं, सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज पूरा रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। तो क्या कुछ मुआवजे के लिए हमने तय किया है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपये का प्रावधान किया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। तो शादी की खुशियों में मातम परस गया। आपको बताएं कि उत्तराखंड में जो बस थी वो खाई में जा गिरी, जिसके कारण जो कई लोग थे उनकी मौत हो गई, तो वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की, जहां रुड़की के झबरेड़ा में रिश्तेदारी में आए एक व्यक्ति के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। तो वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि हमले की ये घटना करीब 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को चिन्हित करने में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक थाना देवबंद जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी ने झबरेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि उसका पति दिनेश 28 सितंबर को कस्बा स्थित अपनी रिश्तेदारी में आया था। महिला के पास झबरेड़ा से फोन आया कि उसका पति हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। महिला जब अस्पताल में पहुंची तो पति ने बताया कि उस पर 3 व्यक्तियों ने हमला किया, जिस पर पुलिस ने 3 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से हमला किया गया। तो वहीं अब हमले की पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और सोमवार को किसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें हमलावर बुरी तरह से दिनेश को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं उसे पीटने के बाद काफी दूर तक घसीट कर भी ले जाता हुआ वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से बेरहमी से दिनेश की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों को भी चिन्हित करने में लगी है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो ये वो सोशल मीडिया का वीडियो है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था और अब ये वीडियो वायरल कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये वीडियो आपके द्वारा मुझे अभी दिखाया गया था। हालांकि जानकारी करने पर मुझे पता लगा है थाना क्षेत्र में इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें ये जो व्यक्ति है ये रिश्तेदारी में अपने घर आया था और वहाँ पर उनके रिश्तेदारों के द्वारा ही आपस में मारपीट किया गया। उसकी वाइफ की ओर से मुकदमा लिखवाया गया है। इसमें पुलिस जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां 12 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाली धार्मिक परंपरा का नजारा कल यानी कि विजयादशमी के दिन भी नजर आया। आपको बताते चले कि सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर 9 दिनों से लगातार जारी नवरात्रि पूजन विधि समाप्त के पश्चात नवदुर्गा पर्व को अंतिम रूप दे दिया, जिसके बाद नवरात्रि पूजन के दौरान देवी शक्तियों की मूर्तियों का गंगा नदी में विसर्जन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ नगर क्षेत्र से जुलूस निकाला। दरअसल लक्सर क्षेत्र में बीते 12 सालों से लगातार इस धार्मिक यात्रा का आयोजन जो है वो किया जाता है, मगर कोरोना महामारी के प्रतिबंध के चलते बीते 2 सालों तक इसका आयोजन नहीं किया जा सका था और 2 साल के बाद अब इस साल इसका आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई है। आप तस्वीरों में देखिए लक्सर में किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना खास त्यौहार मनाते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो धार्मिक यात्रा है वो 12 सालों से यहाँ चल रही थी, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते ये यात्रा
2 सालों से नहीं हुई और अब इस साल इस धार्मिक यात्रा का आयोजन लक्सर में किया गया। नौ दिन में 9 रूपों का पूजा करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग दुर्गा के रूपों का पूजा होता है। आज 10वें दिन हम अपने दुर्गा जी का मूर्ति विसर्जन करेंगे। इसको यहाँ से बालावली में जाके गंगा जी में इसका मूर्ति विसर्जन करके और इस पर्व का ऐसे करेंगे, संपन्न करेंगे। माता का पूजा करते हैं। 9 दिन में 9 रूप का पूजा होता है माता का, है, और बहुत विधिवत पूर्वक हम लोग पूजा करते हैं माता का। और आज 10वीं के दिन हम लोग उनके आवाहन के लिए जाते हैं, उनकी विदाई होती है, वहाँ उनको साला जाएगा गंगा जी में। अब खबर रामनगर से है, जहां वन्य जीव प्राणी सप्ताह के चौथे दिन पक्षी अवलोकन और प्रकृति भ्रमण कार्यक्रम से साथ ही हाथी दिवस का भी आयोजन किया गया। आपको बताएं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आमदंडा बिजरानी रेंज में स्कूली बच्चों के लिए हाथियों से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बच्चों को एशियन और अफ्रीकन हाथियों के बीच फर्क बताया गया और साथ ही स्कूली बच्चों ने हाथी को फल और साथ ही गुड़ भी खिलाए और साथ ही स्कूली बच्चों को वन्यजीवों के व्यवहार और उनसे संबंधित कई जानकारियां भी दी गई है। तो वहीं हाथियों के भोजन के लिए विशेष आहार का प्रबंधन भी यहां पर किया गया, जिसमें हाथियों के लिए घास, गेहूं का भूसा, केला, गुड़ और आटे के लड्डू से निर्मित केक भी बनाया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामनगर से, जहां हाथी दिवस का आयोजन किया गया और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन्य संरक्षण किस तरीके से ज़रूरी है, इसे लेकर भी इस कार्यक्रम में बच्चों को इसकी जानकारी दी गई और हाथियों को केला और साथ ही कई खाद्य जो चीज़ें हैं वो खिलाई गई। आज हमारा वन्य प्राणी सप्ताह का चौथा दिन था और आज हमने इसको हाथी दिवस के रूप में मनाया। और उससे पहले हमने सुबह पक्षी अवलोकन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे स्थानीय नेचर गाइड और स्कूली बच्चे और हमारे NGOs उसमें आए थे, प्रतिभाग किया और सुबह अच्छा प्रोग्राम उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। बच्चों ने पक्षियों के बारे में जानकारियाँ जुटाई पक्षी अवलोकन के दौरान और उसके बाद हमारा हाथी दिवस मनाया गया अमरिंदा वन परिसर में, जहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको हाथी की बच्चों को जानकारी दी गई, हाथी के बारे में बताया गया, उसकी आदतें, उसका हैबिटेट, उसके संबंध में जानकारी दी गई। तो बच्चों के द्वारा काफ़ी इसको एंजॉय किया गया और वो चीज़। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।